आज हम लेखा शास्त्र में पाठ 6 विशेष उद्देश्य पुस्तकें या सहायक बहिया सेकंड के अंतर्गत रोकड़ बही के प्रकारों के बारे में नियम, अर्थ व प्रारूप का अध्ययन करेंगे। रोकड़ बही जो है वो 4 प्रकार की होती है। साधारण रोकड़ बही, द्विस्तंभी रोकड़ बही, त्रिस्तंभी रोकड़ बही और लघु रोकड़ बही। सबसे पहले हम देखेंगे साधारण रोकड़ बही। साधारण रोकड़ बही ऐसी रोकड़ बही है जिसमें केवल रोकड़ अर्थात नगद लेन देनों का ही हिसाब रखा जाता है। इसे एक खाने वाली रोकड़ बही भी कहते हैं। इस बही के दोनों पक्षों में राशि के लिए एक एक राशि का कॉलम या स्तंभ बनाया जाता है। रोकड़ बही में 2 पक्ष होते हैं, विकलन और समाकलन। रोकड़ बही के विकलन पक्ष में समस्त प्राप्तियों का लेखा किया जाता है और समाकलन पक्ष में समस्त भुगतानों का लेखा किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे साधारण रोकड़ बही का प्रारूप। ये है साधारण रोकड़ बही का प्रारूप। दिनांक, विवरण, प्रपंजी संख्या, खाता पृष्ठ, राशि। दिनांक, विवरण, प्रपंजी संख्या, खाता पृष्ठ और राशि। बाएं पक्ष में होगा विकलन, दाएं पक्ष का होगा समाकलन। इसी बाएं पक्ष या विकलन में समस्त प्राप्तियों का लेखा करते हैं और यही दाएं पक्ष अर्थात समाकलन पक्ष में समस्त भुगतानों का लेखा किया जाता है। तो इस प्रकार से रोकड़ बही का प्रारूप बनाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं रोकड़ बही बनाने के नियम। सबसे पहला नियम है कि रोकड़ बही के साधारण रोकड़ बही में समस्त नगद व्यवहारों का लेखा किया जाता है। उधार व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता। दूसरा नियम, रोकड़ बही के विकलन पक्ष में समस्त प्राप्तियों को और समाकलन पक्ष में समस्त भुगतानों को लिखा जाता है। तो इस प्रकार से ये इसके नियम हुए। इसके बाद हम देखेंगे कि रोकड़ बही का शेष कैसे निकाला जाता है। तो रोकड़ बही का शेष निकालने के लिए सबसे पहले रोकड़ बही के विकलन व समाकलन दोनों पक्षों का योग ज्ञात करना चाहिए। दूसरा, ध्यान दें, रोकड़ बही का डेबिट या विकलन योग क्रेडिट पक्ष के योग से सदैव अधिक होता है। अर्थात रोकड़ बही के विकलन पक्ष का टोटल अधिक होगा और समाकलन पक्ष का टोटल जो है वो कम होगा पूरा प्रविष्टि करने के बाद। अतः विकलन पक्ष की योग राशि से समाकलन पक्ष की योग राशि को घटाकर अंतर राशि ज्ञात करना चाहिए। विकलन पक्ष की राशि कॉलम का योग करने के बाद समाकलन पक्ष के योग का कॉलम करेंगे। इसके बाद दोनों पक्षों की राशि को घटा देंगे जिससे शेष राशि ज्ञात हो जाएगा। तीसरा, दोनों पक्षों की अंतर राशि ही रोकड़ बही की बाकी या रोकड़ बही का शेष कही जाती है। इस प्रकार ज्ञात की हुई बाकी को क्रेडिट पक्ष में लिखकर क्रेडिट पक्ष का फिर से योग लगा लिया जाता है जिसका योग राशि डेबिट पक्ष की योग राशि के बराबर हो जाती है। चौथा, इस शेष को अगले दिन या अगले माह की पहली तारीख को डेबिट या विकलन पक्ष में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से साधारण रोकड़ बही का शेष ज्ञात किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे द्विस्तंभी रोकड़ बही। जिस बही में विकलन पक्ष में रकम के या राशि के साथ साथ कटौती या बट्टा का कॉलम तथा समाकलन पक्ष में राशि के साथ कटौती या बट्टा का कॉलम होता है उसे द्विस्तंभी रोकड़ बही कहते हैं। कहने का मतलब है कि द्विस्तंभी रोकड़ बही में हम 2 कॉलम राशि के लिए बनाते हैं। पहला होता है बट्टा लिखने के लिए राशि, दूसरा होता है जो प्रश्न में राशि दिया रहता है उसको। सेम कॉलम जो है वो समाकलन में भी 2 कॉलम बनाते हैं, बट्टा और राशि के लिए अलग अलग कॉलम। इसे हम 2 खाने वाली रोकड़ बही भी कहते हैं। साधारण रोकड़ बही में प्राप्ति एवं भुगतान की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं हो पाती।
इस कठिनाई को दूर करने के लिए द्विस्तंभी रोकड़ बही का प्रयोग किया जाता है। द्विस्तंभी रोकड़ बही का कॉलम साधारण रोकड़ बही के कॉलम की तरह बनेगा, केवल उसमें राशि के पहले बट्टा का कॉलम बनाया जाएगा। दिनांक, विवरण, प्रपंजी संख्या, खाता पृष्ठ, बट्टा, राशि, दिनांक, विवरण, प्रपंजी संख्या, खाता पृष्ठ, बट्टा, राशि। इसलिए इसे द्विस्तंभी या दो खाने वाली राशि कहते हैं, क्योंकि दोनों पक्ष में राशि के लिए हम दो दो कॉलम बनाते हैं, पहला बट्टा और दूसरा रोकड़। इसी तरह समाकलन भी बनता है बट्टा और रोकड़ के लिए। इसके बाद हम देखेंगे त्रिस्तंभी रोकड़ बही। त्रिस्तंभी रोकड़ बही बड़े बड़े व्यापारी एवं संस्थाएं अपने लेन देन रोकड़ की अपेक्षा अर्थात नगद की अपेक्षा चेक या बैंक के माध्यम से अधिक करते हैं। इसलिए बैंक संबंधी व्यवहारों का लेखा करने के लिए रोकड़ बही के विकलन पक्ष में एवं रोकड़ बही के समाकलन पक्ष में एक कॉलम या स्तंभ बैंक संबंधी राशि लिखने के लिए रखा जाता है, ताकि बैंक में जमा की गई राशि तथा बैंक से निकाली गई राशि की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। इस प्रकार जिस रोकड़ बही में विकलन पक्ष और समाकलन पक्ष में राशि के तीन तीन कॉलम या खाने रखे जाते हैं, उन्हें तीन खानों वाली रोकड़ बही या त्रिस्तंभी रोकड़ बही कहा जाता है। यहाँ पर प्रारूप दिया हुआ है त्रिस्तंभी रोकड़ बही का। दिनांक, विवरण, प्रपंजी संख्या, खाता पृष्ठ, बट्टा, रोकड़, बैंक। सेम कॉलम समाकलन पक्ष में दिनांक, विवरण, प्रपंजी संख्या, खाता पृष्ठ, बट्टा और रोकड़। ये है त्रिस्तंभी रोकड़ बही का प्रारूप। इसमें तीन कॉलम बनाते हैं राशि के लिए बट्टा, रोकड़, बैंक। इस कारण से इसको तीन खाने वाली या त्रिस्तंभी रोकड़ बही कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे त्रिस्तंभी रोकड़ बही का महत्व। पहला है समस्त नगद व्यवहारों का लेखा एक साथ। त्रिस्तंभी रोकड़ बही में समस्त नगद व्यवहार चाहे वे रोकड़ में किए गए हों या फिर बैंक के माध्यम से अर्थात चेक से किए गए हों, एक साथ लिखे जाते हैं। दूसरा, बैंक खाता अलग या पृथक खोलने की आवश्यकता नहीं। त्रिस्तंभी रोकड़ बही के प्रयोग करने से खाता बही में पुनः बैंक खाता खोलने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। बैंक द्वारा किए गए सभी व्यवहार इस बही में सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। तीसरा है बट्टे का लेखा। नगद भुगतान प्राप्त करते समय देय बट्टा या भुगतान करने पर प्राप्त बट्टा व्यापार की क्रमशः हानि लाभ है। अतः भुगतान रोकड़ में रहे या चेक के माध्यम से प्रत्येक स्थिति में बट्टे का लेखा आवश्यक है। त्रिस्तंभी रोकड़ बही में बट्टा स्तंभ होने के कारण दोनों प्रकार के भुगतानों में बट्टे का लेखा सरलता से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम रोकड़ बही या त्रिस्तंभी रोकड़ बही का महत्व देखें। इसके बाद हम देखेंगे प्रति प्रविष्टियाँ या विमुख या उभय प्रविष्टियाँ या विपरीत प्रविष्टियाँ क्या है। प्रति प्रविष्टि का लेखा द्विस्तंभी और त्रिस्तंभी रोकड़ बही में किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि प्रति प्रविष्टि क्या है। जब लेन देनों की प्रविष्टियां रोकड़ बही के विकलन पक्ष और समाकलन पक्ष में एक दूसरे के विपरीत होती है तो इसे विपरीत प्रविष्टि कहते हैं। ऐसी प्रविष्टि की पहचान के लिए रोकड़ बही लिखते समय प्रविष्टि के सामने सी अर्थात कॉन्ट्रा या राइट का निशान लिखा जाता है। इसे प्रति प्रविष्टि या उभय प्रविष्टि भी कहते हैं। सी या राइट का निशान इसलिए लगाया जाता है उस व्यवहार के सामने ताकि ये पता चल जाए कि इस व्यवहार की प्रति प्रविष्टि हुई है। प्रति प्रविष्टि जो है वो निम्न दशाओं में की जाती है। पहला, बैंक में नगद रुपया जमा करने पर। दूसरा, बैंक से नगद रुपया निकालने पर।
तीसरा, पूर्व प्राप्त चेक बैंक में जमा करने पर। और चौथा, कार्यालय प्रयोग हेतु बैंक से नगद राशि निकालने पर। ये 4 स्थिति में प्रति प्रविष्टि की जाती है। इसके बाद रोकड़ बही का चौथा प्रकार देखेंगे, लघु रोकड़ बही। सबसे पहले देखते हैं लघु रोकड़ बही या फुटकर रोकड़ बही का आशय। बड़े व्यापार गृहों में प्रतिदिन छोटी छोटी राशि के अनेक व्ययों का भुगतान किया जाता है। यदि इन व्ययों को विस्तार से मुख्य रोकड़ बही में लिखा जाए तो मुख्य रोकड़िये का कार्य बढ़ जाएगा और समय अधिक लगेगा और त्रुटियां भी हो सकती है। इस व्यवहारिक कठिनाई के निवारण के लिए बड़े बड़े व्यापारी गृहों में छोटे छोटे व्ययों का हिसाब एक पृथक रोकड़ बही में रखा जाता है। इस प्रकार रखी गई रोकड़ बही को लघु रोकड़ बही या फुटकर रोकड़ बही कहते हैं। सामान्यतः फुटकर व्ययों का लेखा करने के लिए एक अन्य कर्मचारी को छोटे रोकड़िये के रूप में नियुक्त किया जाता है। ऐसे रोकड़ियों को सप्ताह या माह के प्रारंभ में एक निश्चित राशि उस अवधि के लिए किए जाने वाले छोटे व्ययों के भुगतान हेतु दे दी जाती है। लघु रोकड़ बही को फुटकर रोकड़ बही भी कहा जाता है। इसे हम खुदरा रोकड़ बही भी कहते हैं। वास्तव में यह बही मुख्य रोकड़ बही का ही एक भाग है। इसके बाद हम देखेंगे साधारण लघु रोकड़ बही का प्रारूप। साधारण लघु रोकड़ बही का प्रारूप बनता है प्राप्त राशि, रोकड़ पृष्ठ संख्या, दिनांक, विवरण, प्रपंजी संख्या, खाता पृष्ठ और राशि। 30 प्रकार से कॉलम बनते हैं साधारण लघु रोकड़ बही में। प्राप्त राशि, रोकड़ पृष्ठ संख्या, दिनांक, विवरण, प्रपंजी संख्या, खाता पृष्ठ और राशि।